हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिलियंस 53 में। तो हम लोग चतुर्थ सेमेस्टर का बहुविकल्पीय तिलक उत्तरी लगभग सारे पेपर का पढ़ लिया है। चलिए सामाजिक अध्ययन में हम लोग शुरू करते हैं अतिलघु उत्तरी प्रश्नों को। तो यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेंगे। और अगर आप और भी सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1857 की क्रांति के बाद भारत पर क्या असर हुआ? तो 1857 की क्रांति के बाद भारत राजनैतिक तथा आर्थिक रूप से प्रथम बार अपने लंबे इतिहास में किसी विदेशी ताकत ब्रिटिश साम्राज्य पर निर्भर हो गया। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है, समझाइए। तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, धार्मिक तथा सामाजिक सुधार से क्या तात्पर्य है? तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य विचार, तर्कवाद, विज्ञानवाद तथा मानवतावाद से प्रभावित होकर भारतीयों में सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वास तथा कर्मकांड आदि में सुधार के उपाय किए गए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। धार्मिक सुधार आंदोलन से क्या अभिप्राय है? तो भारत में लगभग सभी सामाजिक कुरीतियां धार्मिक मान्यताओं पर आधारित थीं, इसलिए धर्म को सुधारे बिना समाज सुधार संभव नहीं था। धर्म से जुड़ी मान्यताएं यथा सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध तथा देवदासी प्रथा जैसी मान्यताएं समाप्त किए बिना सामाजिक कल्याण संभव नहीं था। साइंटिफिक सोसाइटी विज्ञान समिति की स्थापना किसने की? तो सन 1864 में सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था? विज्ञान समिति साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 में किया था। पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो पारसी सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? तो दलित जातियों के सुधार हेतु ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने तथा कब की? तो सन 1886 में क्या हुआ? तो एनी बेसेंट ने मद्रास में इस सोसाइटी की स्थापना की। तो थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1886 में एनी बेसेंट ने मद्रास में किया था। नवजागरण से क्या अभिप्राय है? तो धर्म तथा समाज से संबंधित पुरानी परंपराओं एवं मान्यताओं में परिवर्तन लाने के प्रयास को नवजागरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रार्थना समाज की स्थापना, तो प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किसके द्वारा की गई? तो सन 1867 में बम्बई में। तो 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो 1867 में बम्बई में, तो याद रखेंगे 1867 में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्माराम पांडुरंग में प्रार्थना समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। ये आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। मानव मात्र के कल्याणार्थ हेतु कार्य करना, राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं का देश विदेश में प्रचार करना, मिशन के लिए योग्य चरित्रवान और कर्मनिष्ठ सन्यासी तैयार करना। मुस्लिम सुधार फराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो चलिए बताइए। मुस्लिम जो सुधार, मुसलमानों में जो बुराइयां थी उसको दूर करने के लिए बहुत सारे आंदोलन और बहुत सारे संस्थाएं बनी थी। तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। तो मुस्लिम सुधार के लिए फराजी आंदोलन किसने शुरू किया था? तो हाजी। हाजी का मतलब जो एक बार मक्का और मदीना जो सऊदी में स्थित है वहां से जाके वहां पर क्या कर लिया, तीर्थ यात्रा करके जो आए होते हैं उनको हाजी कहते हैं। तो इस आंदोलन की शुरुआत हाजी शरीयत उल्लाह ने की थी। राष्ट्रीय भावना के विकास में राजनीतिक एकता की भूमिका क्या थी? तो समाजवादी शक्तियों, ठीक है, कौन? सोशलिस्ट पावर द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद, ठीक है, तो समाजवादी शक्तियों द्वारा क्या किया गया था उस टाइम? देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय और भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय भावना पनपी, यानी कि सब भारत क्या है, एक है।
यानी कि इज ऑल इंडियंस आर ब्रदर्स एंड सिस्टर। तो अखिल भारतीय भावना पनपी, इसने वैचारिक तो विचारों और भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। भाषाई, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधाराओं का वर्गीकरण लिख कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता है ना, 1885 में एओ ह्यूम ने किया था बम्बई में, और इसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश डब्ल्यू सी बनर्जी थे। यह विचारधाराएं थी, क्या थी कि नरम दल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दो विचारधाराएं चल रही थी। कुछ नेता कह रहे थे कि ये बातों से नहीं मानेंगे, कुछ नेता कह रहे थे कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, तो इनको लतियाया जाए। तो ये क्या हुई, गरम दल वाले लोग थे, इनको चाहते थे अंग्रेजों को यहाँ से भगाया जाए। कैसे, तो बिना वो शांति से नहीं भागेंगे, तो वो गरम दल की स्थापना हुई। तो नरम दल, तो इस विचारधारा में नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मालवीय, ठीक है, मदन मोहन मालवीय तथा सच्चिदानंद सिन्हा थे। गरम दल में इस विचारधारा के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा बिपिन चंद्र पाल थे। तो गरम दल में कौन था, लाल, बाल, पाल, ये ट्रिक है। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, अब पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, ये गरम दल है। अब बाकी का जो याद आ रहा है आपको, जैसे नौरोजी हो गए, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, सच्चिदानंद सिन्हा हो गए, ये सब नरम दल के थे। होम रूल आंदोलन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो 1916 में नरम तथा गरम दोनों दलों एवं कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। यानी कि सब लोग मिल गए, नरम दल वाले, गरम दल वाले, ठीक है, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी। देखिए कितना एकता थी उस टाइम, ठीक है। इसी समय बाल गंगाधर तिलक, क्या थे, बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया। बंग भंग आंदोलन कब हुआ, तो बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया, तो बंग भंग आंदोलन जून 1905 में हुआ था। तो बंग भंग आंदोलन जून 1905 में हुआ था, और बंगाल का विभाजन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। और रॉलेट एक्ट क्या है, 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट, ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की नियुक्ति की, जिन्हें इस बात की जांच करनी थी कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के माध्यम से सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले लोग कहाँ तक फैले हुए हैं, और उनसे निपटने के लिए किस प्रकार के कानूनों की आवश्यकता है। इस संबंध में सर सिडनी रॉलेट की समिति ने जो सिफारिशें की, उन्हें ही रॉलेट एक्ट अधिनियम या रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंग्रेजों ने दिमाग लगाया कि जहाँ जहाँ पे क्रांतिकारी पनप रहे हैं उनको कैसे दबाया जाए। इसके लिए अंग्रेज देखिए बहुत चालू थे, इसीलिए उन्होंने सर सिडनी रॉलेट की समिति बनाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर, यानी कि दुखी होकर, किसने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या, अपनी सर की उपाधि त्याग दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड से। सोचिए ये लोग कितने ईमानदार और देशभक्त थे कि अपने देश के विरुद्ध एक भी चीज बर्दाश्त नहीं करते थे। तो ठीक है, वैसे ही हम लोगों को आज़ादी नहीं मिला है, फ्रीडम इज नॉट फ्री, इसका हमने कुछ बहुत बड़ा कॉस्ट अपने खून से चुकाया है। खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए कौन सा मार्ग अपनाया गया, तो खिलाफत आंदोलन में संघर्ष के लिए अहिंसक, यानी कि हिंसा नहीं किया गया, अहिंसक असहयोग मार्ग अपनाया गया। चौरी चौरा की घटना कहाँ हुई थी, तो 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर यह घटना हुई थी, और उग्र भीड़ ने क्या किया था, 5 फरवरी 1922 को पुलिस स्टेशन में आग लगा के उन लोगों को जिंदा उसी में जला दिया था। नेहरू रिपोर्ट की कोई दो सिफारिशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट की कोई दो सिफारिशों का वर्णन करना है।
तो भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिला है। यानी कि क्या, कंप्लीट सेल्फ हो, यानी कि सेल्फ कॉलोनियल, यानी कि पूर्ण औपनिवेशिक, यानी कि वो अपने ही औपनिवेशिक राज्य, यानी कि स्वयं का क्या करे, निवेश करे और अपने आप में निर्भर रहे। तो पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया जाए। तो भाषाई आधार पर क्या हो, प्रांतों का गठन हो और भारत को पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा मिले तथा उसका स्थान ब्रिटिश शासन के अधीन अन्य उपनिवेशों के समान ही हो। और भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका अमृतसर में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920-22 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अन्यायी अंग्रेज शासन का सहयोग न करना। तो अंग्रेज बहुत क्या कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे हम लोग के देशवासियों पे। तो जो अन्यायी अंग्रेज थे उस शासन का सहयोग न करना ही असहयोग आंदोलन है। गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया? तो चौरी चौरा घटना से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और भीड़ ने क्या किया था, भीड़ ने क्या किया था, जाकर के वहां पे पुलिस थाने में आग लगा दी है और हिंसा भड़क गई थी। इसीलिए 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा की घटना हुई उससे दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और उनका मानना था कि हिंसा से स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाहते थे कि देश आज़ाद ही ना हो। मतलब गांधी जी तो चाहते थे कि देश आज़ाद हो जाए, बस हम लोग हिंसा ना करें। वो हिंसा करके नहीं जीतना चाहते थे या देश को आज़ाद कराना नहीं चाहते थे कि हिंसा से देश आज़ाद हो, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहते थे वो। बल्कि आप लोग ये ना सोचें कि गांधी जी चाहते थे या कुछ ऐसा उनके दिमाग में था, कुछ नहीं था। बल्कि वो भी क्या थे, हम लोग के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं। काकोरी कांड क्या था? अक्टूबर 1924 में, अक्टूबर 1924 में आ, काकोरी कांड क्या था? तो अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारियों ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया। अक्टूबर 1924 में धन के अभाव में इन क्रांतिकारियों ने काकोरी में एक रेलगाड़ी की सरकारी खजाना लूट लिया था। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक से क्या अभिप्राय है? तो सन 1928 में अंग्रेजी सरकार ने भारत के शासन हेतु नियम बनाने के लिए समिति बनाई जिसका नेतृत्व साइमन द्वारा किया गया। इस समिति में कोई भारतीय नहीं था। इस कारण साइमन जहां जहां गया वहां जुलूस हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंजा। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी इरविन समझौते को समझाइए। तो कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी को वायसराय से चर्चा करने के लिए अधिकृत किया। तत्पश्चात 19 फरवरी 1931 को गांधी जी ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन से भेंट की तथा उनकी वार्तालाप लगभग 15 दिनों तक चली। इसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931, तो 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ जिसे गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। इस समझौते ने कांग्रेस की स्थिति को सरकार के समकक्ष पहुंचा दिया। पूना पैक्ट कब तय किया गया? तो पूना पैक्ट सितंबर 1932 में तय किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में संपन्न हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अवधि क्या थी? प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं के नाम महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम बताइए।
तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उग्रवादी नेताओं के नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति प्रवेश कब हुआ? उदारवादी नेता उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी का राजनीति में प्रवेश सन 1886 के समय हुआ। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुना गया? तो वर्ष 1905 गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो 1905 में गोखले जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो तापमान और वर्षा में प्रादेशिक भिन्नता होते हुए भी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मौसमी पवनें किसे कहते हैं? तो जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब भारत में शीत ऋतु होने के कारण हवाएं स्थल से, ठीक है, स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। नेक्स्ट प्रश्न, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक धरातल की बनावट, हिमालय पर्वत की स्थिति, समुद्र से दूरी, ठीक है, तो धरातल की बनावट भी है, कहीं पठार है कहीं मैदानी इलाका है। हिमालय पर्वत क्या करता है? रूस से आने वाली साइबेरियन हवाओं को रोकता है, उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड से बचाता है। और समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति तथा भूमध्य रेखा से दूरी, मानसूनी पवनें, ये सब भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। समताप रेखा किसे कहते हैं? समताप रेखा किसे कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में चेरापूंजी के निकट मानिसराम में होती है, जो 1142 सेमी प्रतिवर्ष है। जलवायु क्या है? तो जलवायु मौसम की दीर्घकालिक अवस्था का संक्षिप्त रूप है। मौसम क्या है? तो किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। जलवायु के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो जलवायु के तत्व हैं तापमान, आर्द्रता, मेघ, वर्षा, वायुवेग, तूफान आदि। मौसम के तत्वों का वर्णन कीजिए। तो मौसम के तत्व हैं पवनें, वायुदाब, सौर विकिरण, वायु का तापमान आदि। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच हिमालय में जो दुर्गम श्रेणियों से होकर गुजरने वाली सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत ही नहीं, संसार की सबसे ऊंची एवरेस्ट शिखर 8,848 मीटर नेपाल हिमालय में स्थित है। दून घाटी कहाँ है? तो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच, ठीक है, जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इन दोनों के बीच में क्या है? दून घाटी के बीच, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच कई विस्तृत घाटियां हैं, जिनमें एक दून घाटी प्रसिद्ध घाटी है। सुंदरवन किसे कहते हैं? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों, ठीक है, ये हमारा ये भारत है, ऐसे ये हमारा यही देखिए क्या है, यही बंगाल की खाड़ी है। तो बंगाल की खाड़ी में जो जो भी नदियां गिरने वाली नदियों के डेल्टा क्षेत्र में सुंदरवन पाए जाते हैं, उन्हें ज्वारी वन भी कहते हैं। भारतीय मरुस्थल किसे कहते हैं? तो इधर ही राजस्थान में है भारत का मरुस्थल। उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण, ठीक है, उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम में अरावली की पहाड़ियों से लेकर पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। तो कहाँ तक? उत्तर भारत में मैदान के दक्षिण पश्चिम, ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे
तो ये हमारा क्या होगा, ये साउथ हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो यही जो दक्षिण पश्चिम और इधर पाकिस्तान तक, तो दक्षिण पश्चिम अरावली की पहाड़ियों से लेकर जो मध्य प्रदेश में है, तो पाकिस्तान की सीमा तक का प्रदेश भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झील है। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 40% क्या है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। याद रखेंगे, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो उत्तर उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर है। कोयला भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? तो झारखंड में। तो झारखंड में कोयला सर्वाधिक पाया जाता है। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो असम में है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है आपका। लघु उत्तरीय 1 नंबर का आता है। परमाणु शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर में है। कलपक्कम में कहाँ स्थापित है? तो परमाणु ऊर्जा केंद्र। कोटा रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। विश्व का प्रथम सौर बिजली घर भारत के किस नगर में स्थापित है? तो मुंबई में है। बॉम्बे हाई क्या है? तो खनिज तेल क्षेत्र है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में। अंकलेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए। झरिया क्यों प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। झरिया झारखंड में है। रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र स्थित है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो झारखंड है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से झारखंड पहले स्थान पे है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। कोलार सोने की खान कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का है। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तो लौह अयस्क से है। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी फसलें होती हैं? तो उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो जायद की फसल के अंतर्गत ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया आदि बोया जाता है। ककड़ी, खीरा, परवल, लौकी, मूंग, लोबिया। उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई? वर्ष 1951 में पुरातत्व एवं पुरा स्थलों में लोक रुचि जगाने के उद्देश्य से लखनऊ में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो सारनाथ संग्रहालय की स्थापना 1904 में हुई। राजकीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो राजकीय संग्रहालय की स्थापना 1874 में की गई। ललित कला अकादमी लखनऊ का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो इसकी स्थापना दृश्य कलाओं, विजुअल आर्ट्स एवं व्यवहारिक कलाओं की गतिविधियों एवं कलाकारों को प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करने के लिए की गई। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग की पूर्णतः वित्त पोषित स्वायत्त शासी इकाई के रूप में कार्य कर रही है। कुंभ मेला कब लगता है? तो कुंभ मेला प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है। उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ की स्थापना 13 नवंबर 1963 को हुई थी। तो 13 नवंबर 1963 को उत्तर प्रदेश नाटक अकादमी लखनऊ में स्थापित हुई। प्रदूषण के प्रकार बताइए। प्रदूषण के निम्न प्रकार हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। पर्यावरण का अर्थ बताइए। पर्यावरण हमारे चारों ओर फैला परिवेश या वातावरण है। पर्यावरण के कारकों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण के कारकों को निम्न प्रकार विभाजित किया गया है: भौतिक कारक, मृदा, जल, वायु, सौर ऊर्जा, तापक्रम।
अभौतिक कारण पेड़ पौधे पशु पक्षी सूक्ष्म जीव स्थलाकृति आदि। पर्यावरण प्रदूषण के अर्थ को समझाइए। वह प्रक्रिया जिसके कारण हमारा भोजन जलवायु दूषित हो जाता था, हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर दे, प्रदूषण पर्यावरण प्रदूषण कहलाती है। वायु प्रदूषण क्या है, इसके स्रोत क्या है? तो जो भी वायु से रिलेटेड प्रदूषण उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु में गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। इसके स्रोत हैं आंधी या तूफान है, प्राकृतिक स्रोत तथा मानवीय स्रोत भी है, इसी में इंक्लूड है। जल प्रदूषण के प्रभाव बताइए। तो अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से अनेक भौतिक, रासायनिक तथा जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधों एवं जंतु तो प्रभावित होते ही हैं, मनुष्य भी अत्यधिक प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं उद्योग धंधे एवं मशीनें, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन जैसे सिनेमा, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या है? तो विश्व में शांति स्थापित करना, स्वास्थ्य का देखभाल करना, उसके लिए नए नए खोज विचार करना, ये सब संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य हैं। उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्री संबंध को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना, राष्ट्रों में आपसी सहयोग और विकास के लिए विशिष्ट संस्थाओं का गठन करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग बताइए 2019 में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा की महिला अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? तो श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित रह चुकी हैं। तो भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा के महिला अध्यक्ष श्री विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? नाम उल्लेख कीजिए। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 अस्थायी सदस्य हैं जो इस प्रकार हैं: चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन। ये सब क्या अस्थायी हैं? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और ब्रिटेन या इंग्लैंड। शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। तो जो जो शेष 10 अस्थायी होते हैं वो महासभा से 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 राष्ट्र हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या 193 है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। यूनेस्को ने भारत की क्या सहायता की है? तो यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में भारत का सहायता कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 के जो भी सिद्धांत हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। तो किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये क्या है? अनुच्छेद 2 में जो लिखा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में। तो किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें, घोषणा पत्र में लिखित उत्तरदायित्वों का पालन करना, पारस्परिक झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना, किसी राज्य की स्वतंत्रता और अखंडता के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग न करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अनुच्छेद 2 में है। ये
संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय कहाँ है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं कौन सी हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, खाद्य और कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र संघ महिला विकास कोष। वर्ष 2011 की जनगणना वर्ष 1872 से अब तक की कौन सी जनगणना है? जब 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुआ था और 2011 में हुआ, तो 1872 से अब तक 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है। फिर जो 2027 में इस टाइम हो रहा है, ये कौन सी हो जाएगी? तो ये हमारी 16वीं जनगणना हो जाएगी। थोड़ा सा लेट हो गया है। 1872 से लेकर 2011 के बीच में 15 जनगणना हो गया था और ये 16वीं जनगणना है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता दर कितनी है? तो वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत साक्षरता 74.0% थी। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 74.04% है। याद रखेंगे 74.04%। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बताएंगे, केरल है। भारत में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना कब हुई? तो भारत पर चीन आक्रमण के पश्चात वर्ष 1962 में नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना हुई। तो चीन ने 1962 में क्या किया था? हमको अटैक कर दिया था। तो इंडिया चाइना अटैक के तत्पश्चात हम लोग क्या किए? नागरिक सुरक्षा संगठन को प्रायोरिटी देने लगे और नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियम कानून बनाए। नागरिक सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? तो नागरिक सुरक्षा मूल रूप में नागरिकों की नागरिकों द्वारा रक्षा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन में देश के नागरिक स्वेच्छा से इसके सदस्य होते हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए सभी प्रकार के बचाव कार्य एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर 2014 को इस प्रोग्राम का शुभारंभ किया था। तो 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। डिजिटलाइजेशन की योजना का क्या उद्देश्य है? तो इस योजना का उद्देश्य देश को डिजिटल के साथ शक्ति संपन्न और सूचना अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण, तो जो लोकनायक थे जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत 330 रुपये प्रतिवर्ष जमा करने वाले बीमित व्यक्ति को मृत्यु की दशा में 2 लाख की राशि प्राप्त होगी। सीमांत गांधी कौन थे? इनका संक्षिप्त परिचय लिखिए। तो सीमांत गांधी पेशावर के नेता थे। इनका मूल नाम अब्दुल गफ्फार खां था। ये पेशावर के इलाके में अंग्रेजों के खिलाफ कई वर्ष से संघर्षरत थे। उनके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थे अर्थात खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका काफी सक्रिय थी। खान अब्दुल गफ्फार खां का गैर सरकारी संगठन का अर्थ लिखिए, यानी कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO की बात कर रहा है। तो ऐसा संगठन जो बिना लाभ प्राप्ति के धार्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, लोकोपकारी, तकनीकी या आर्थिक उद्देश्यों से गठित हो, उसी को हम लोग गैर सरकारी संगठन कहते हैं। गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनाई गई? तो गैर सरकारी संगठनों की समिति का गठन 21 जून
46 को किया गया। तो गैर सरकारी संगठनों की समिति कब बनी थी? 21 जून 1946 को याद रखेंगे। 21 जून 1946 को एनजीओ का समिति बना था। विश्व शांति को बनाए रखने के लिए कौन सा गैर सरकारी संगठन कार्यरत है? तो गैर सरकारी संगठन यूनेस्को। तो विश्व में शांति बनाए के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विश्व शांति बनाए रखने के लिए कार्यरत है। तो यूनेस्को क्या है? विश्व शांति को बनाने का प्रयास करता है। विविधता से आपका क्या अभिप्राय है? तो विविधता से आशय अलगपन से है, जो कि भाषा, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर हो सकती है। एकता का आशय स्पष्ट कीजिए। एकता का आशय एकजुटता से होता है, मतलब सब लोग मिलजुल करके रहें, जिसका आधार विभिन्न धर्म, समुदाय, जाति, भाषा के व्यक्तियों को एक सूत्र में बांधना होता है। धार्मिक एकता से क्या आशय है? तो भारत सदा से ही सर्वधर्म समभाव का समर्थक रहा है, यानी कि सभी धर्मों को समान भाव से देखना चाहिए, इसका समर्थक रहा है। भारत में अनेक धर्मों तथा यथा हिंदू, जैन, मुस्लिम, ईसाई तथा पारसी आदि के अनुयायी रहे हैं, परंतु सभी धर्मों में आंतरिक समन्वय की भावना पाई जाती है। राजनीतिक एकता से क्या तात्पर्य है? तो राजनीतिक एकता का अर्थ है सभी लोकतांत्रिक संगठनों को एक मत एवं एकजुट करना ही राजनीतिक एकता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में क्या क्या आता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक की श्रेणी में आता है आपका राष्ट्रगान आता है, राष्ट्रीय गीत आता है, राष्ट्रध्वज आता है, राष्ट्रीय सेना आती है, राष्ट्रीय मुद्रा आती है, राष्ट्रीय खेल होता है, राष्ट्रीय पक्षी, मुहर एवं स्टाम्प आदि, ये सब राष्ट्रीय प्रतीक है। आतंकवाद के कोई दो उद्देश्य बताइए। तो पहला उद्देश्य क्या है? अपने उद्देश्य व आदर्शों का सघन प्रचार करना और जनता का समर्थन प्राप्त करना। अपने संगठन की शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों से युवा वर्ग को अपने पक्ष में लेना। सांप्रदायिकता क्या है? सांप्रदायिकता से अभिप्राय अपने समुदाय के प्रति आस्था रखना व उसके कल्याण के लिए सोचना तथा दूसरे संप्रदाय के प्रति घृणा की भावना रखकर अपने संप्रदाय का कल्याण ही सांप्रदायिकता है। अंग्रेजों ने भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा किस प्रकार दिया? तो अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को अपनाकर सांप्रदायिकता के बीज बोए। सांप्रदायिक भावना को कैसे दूर किया जा सकता है? तो तरीके हैं शिक्षा के व्यापक प्रसार द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर, शिक्षा के व्यापक प्रसार द्वारा लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर, सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास, तो सभी सदस्यों के सामूहिक प्रयास से राष्ट्रीय पर्वों को आयोजित किया जाए। जातिवाद क्या है? बताएंगे जातिवाद क्या है? एक ही जाति के लोगों में पाई जाने वाली वह भावना जिसमें लोग अपनी जाति के हितों के समक्ष अन्य जातियों को हानि पहुंचाने के लिए प्रेरित होते हैं, यही जातिवाद है। जातिवाद की कोई दो हानियां बताइए। तो जातिवाद से क्या होता है? सांप्रदायिक दंगे भड़कते हैं, औद्योगिक कुशलता में कमी आती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुटनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण वर्ष 1954 में किया गया। सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। तो सैनिकों के सम्मान में सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं? तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष निम्न चुनौतियां हैं। जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो, और गरीबी भी बढ़ रही है, और साक्षरता दर क्या हो रही है? कम हो रही है।
गरीबी रेखा से आपका क्या अभिप्राय है? तो किसी परिवार के निर्वाह के लिए प्रति माह कितनी न्यूनतम आय चाहिए, वह धन गरीबी की रेखा कहलाती है। इससे कम आय प्राप्त करने वाले परिवार गरीबी रेखा के नीचे तथा इससे अधिक आय वाले गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवार होते हैं। तो किसी परिवार के निर्वाह के लिए जो प्रति माह कितनी न्यूनतम आय चाहिए, वह धन गरीबी की रेखा कहलाता है। उससे कम गरीबी से ऊपर और उससे उस मानक डिसीजन जो डिसाइड मानक किया गया उसके नीचे गरीबी से नीचे और उस मानक न्यूनतम आय के ऊपर गरीबी रेखा से ऊपर परिवार माना जाता है। मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का आरंभ 15 अगस्त 1995 से हुआ। तो मिड डे मील 15 अगस्त 1995। आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, निम्नलिखित नारा किसका है? तो ये भीकाजी कामा का। तो आगे बढ़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, ये नारा किसका है? तो भीकाजी कामा का। भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था? तो वीर सावरकर ने। तो भारत का पहला तिरंगा झंडा किसने बनाया था? तो वीर सावरकर ने। दांडी यात्रा किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी। उन दो सशस्त्र क्रांतिकारियों के नाम लिखो जिन्हें फांसी दी गई। तो सरदार भगत सिंह तथा राजगुरु और राजेंद्र लाहिड़ी को भी। सीमांत गांधी कौन थे? तो सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां पेशावर के नेता थे, असहयोग आंदोलन में सहयोग दिए। पूना पैक्ट किन के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको क्या किया गया? आरक्षण दिया गया। निर्वाचक मंडल में उनको आरक्षण दिया गया और हिंदुओं के साथ भी उनको सम्मान के साथ रखा जाए, ऐसा प्रस्ताव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट किस सन में बना? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 में बना था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट 1919 में बना था। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? तो गुटनिरपेक्षता की नीति का। किसी भी सैनिक दल में वो सम्मिलित न होला और सभी ये देशों का सम्मान करना। विश्व के दो प्रमुख गुट कौन कौन से हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ है। पहला क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरा क्या है? सोवियत संघ है। पंचशील के पहले सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो पंचशील के पहले सिद्धांत का क्या वर्णन करें? तो एक दूसरे राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान हो, कोई देश दूसरे देश पे आक्रमण न करे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, यही सब। दक्षेस में सम्मिलित होने वाले देशों के नाम। तो सार्क किसको कहते हैं? साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एसोसिएशन ऑफ एशियन रिसर्च रीजनल कोऑपरेशन। तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या है? दक्षेस में। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और बांग्लादेश। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ग्रेट ब्रिटेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखो। तो महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, संरक्षण परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सचिवालय है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। तो भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा है महासागर? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। समताप तथा समदाब रेखा किन्हें कहते हैं? तो समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाकर खींची जाने वाली रेखा को समदाब रेखा कहते हैं।
खनिज कितने प्रकार के होते हैं? नेक्स्ट प्रश्न। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज, याद रखेंगे। लौह अयस्क किसे कहते हैं? तो खदानों से प्राप्त लोहे को लौह अयस्क कहते हैं। खान किसे कहते हैं? तो जिन स्थानों से खनिज प्राप्त किया जाता है उन्हें खान कहते हैं। तो जहां से खनिज मिलता है उनको हम लोग खान कहते हैं। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो मैग्नीज है। तो भारत में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा खनिज मिलता है? तो मैग्नीज है, Mn। काला सोना किसे कहते हैं? तो कोयले को काला सोना कहा जाता है। शक्ति के साधन किन्हें कहते हैं? तो जिन साधनों का प्रयोग हम मशीनों को चलाने, यातायात के साधनों को गति देने, कृषि को यांत्रिक बचा बनाने तथा घरेलू कार्यों के लिए करते हैं उन्हें शक्ति के साधन कहते हैं। अभ्रक कितने प्रकार का होता है? तो अभ्रक 4 प्रकार का होता है। नमक कहाँ से प्राप्त होता है? तो नमक समुद्र तट से प्राप्त होता है। उसके समुद्र के किनारे क्यारी बना करके छोटे छोटे वहां पे वाष्पीकरण करके पानी क्या कहता है, उड़ जाता है और नमक मिल जाता है। मानवाधिकार क्या है? तो मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो भारत में वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बना, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल मस्ट क्वेश्चन था। यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था 2017 में? यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो सप्ताह में एक बार आती थी, जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन है? तो फ्रांसीसी है और अंग्रेजी है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज होती है? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगरिया, बेगा, भुइयां, पठारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनीका, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, ठीक है, राजगोंड है। तो इतने उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनीका, जौनसारी, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड, ये सब उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। वनों उन्मूलन यानी कि वनों का कटाव को पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनों उन्मूलन पर्यावरण के वन को काटने से क्या होता है? वनों उन्मूलन जारी रखता है यानी कि कंटिन्यू रहने से क्या होता है? जलवायु और भूगोल में परिवर्तन ला रही है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है और हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। वन को इसीलिए बचाना चाहिए। उष्णकटिबंधीय वनों उन्मूलन दुनिया को 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ। तो भारत का जो राज चिन्ह है अशोक स्तंभ, सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृति किया गया है? तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो सारस है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है, या इसको टेसू भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो अशोक है। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो बताएंगे प्रथम है।
तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम है। और गन्ना उत्पादन में महाराष्ट्र, अगर चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में ज़्यादा है, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? तो तृतीय स्थान है। सूती वस्त्र उद्योग में उत्तर प्रदेश का थर्ड स्थान है। उत्तर प्रदेश के किसी शहर में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वाधिक मिलें हैं? तो कानपुर में क्या है? सूती वस्त्र की सर्वाधिक कंपनी है, मिल है, यहाँ पे सूती वस्त्र बनाया जाता है, तो कानपुर में। ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो कानपुर है, लाल इमली मिल। तो जो लाल इमली मिल है वहाँ पे ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, कानपुर में। उत्तर प्रदेश में रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो रेशम वस्त्र में वाराणसी, कानपुर, इटावा, मोदी नगर, ये सब क्या है? रेशम वस्त्र के प्रमुख केंद्र हैं, वाराणसी, कानपुर, इटावा, मोदी नगर। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो फिरोजाबाद, बहजोई, नैनी, इलाहाबाद, मेरठ, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, बलावती, बलावली, सासनी, सिकोहाबाद और हाथरस। फिरोजाबाद में विश्व प्रसिद्ध चूड़ियों का निर्माण केंद्र है। एल्यूमिनियम उद्योग का केंद्र कौन सा है? तो सोनभद्र जिले का रेणुकूट क्या है? एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो एल्यूमिनियम के लिए सोनभद्र जिले का रेणुकूट। भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? तो भूस्खलन एक भूवैज्ञानिक घटना, यानी कि जमीनी तौर पे साइंस है, ये जमीन का खिसकना ही भूस्खलन है। धरातलीय हलचलों, तो धरातल पे जो भी हलचलें हो रही हैं, जैसे पत्थर का खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है, तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के कारण से भी हो सकता है, यानी कि पहाड़ को उत्तराखंड इलाके में देखते होंगे, पहाड़ खिसक जाती है, वही भूस्खलन कहलाती है। आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियां, जो भी मनुष्य की गतिविधियां हैं, जैसे भवन का निर्माण पहाड़ों पर हो गया, या डैम बनने लगा तो उससे भी भूस्खलन हो जाता है, या बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती है तो प्राकृतिक कारण हो जाएंगी, प्राकृतिक गतिविधियां भी हो जाएंगी, जैसे कि पेड़ों और वनस्पति के काटने से, हटाने से, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख दो विद्युत परियोजनाएं लिखिए। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख दो विद्युत परियोजनाएं बक्सर पावर प्रोजेक्ट और तृप्ति पावर प्रोजेक्ट, याद रखेंगे, बक्सर पावर प्रोजेक्ट और तृप्ति पावर प्रोजेक्ट। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों का सीरीज आ गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो से लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।